हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हमें फिर से बात करनी है लेसन नंबर 2 यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट प्ले करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब कंसेप्ट हमारे पास है क्या, यूनिट नंबर 1 चल रहा था, लेसन नंबर 2 है उसका फाइनेंशियल मार्केट। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, तो हमें यहाँ पे रोल समझना होगा किस चीज का, फाइनेंशियल मार्केट का और इंस्टीट्यूशंस का। तो हम सब जानते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट है वहां पे डीलिंग होती है किसकी, एसेट्स की, है ना। यहाँ पे हम एसेट्स को बाय यानी कि परचेज और सेल करने की बात करते हैं। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि जिनके पास सरप्लस में अमाउंट है, यानी कि जो भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, इक्विटीज में पैसा लगाते हैं, एसेट में पैसा लगाते हैं, तो उनका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, उनको बेनिफिट क्या मिलता है, उनका पैसा ग्रो होता है। और जिनको पैसे की नीड होती है, ठीक है, उन्हें क्या मिल जाता है, वहां से पैसा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मान लो मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरा पैसा क्या होगा, उस कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ ग्रो करेगा। और उस कंपनी को बेनिफिट क्या होगा, एक तरह से उसको इन्वेस्टमेंट मिल गई, उनको अमाउंट मिल गया जिसे वो क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर किसी भी तरह की खर्चों के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है फाइनेंशियल मार्केट के होने के बाद। और भी अदर बेनिफिट्स हैं, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूं इंट्रोडक्शनल वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। और हमेशा हर एक प्लेलिस्ट को, हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज ही देखा करो ताकि हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाए। अब समझते हैं अगला पार्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरीज। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं। प्ले अ वाइटल रोल, जो एक वाइटल रोल प्ले करती है इन कनेक्टिंग सेवर्स विद इन्वेस्टर, जहां पे हम सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इन्वेस्टर वो जिसको हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जिनकी अलग अलग कंपनी चलती हैं और जिनको पैसे की नीड पड़ती रहती है अपने बिजनेस के अलग अलग खर्चों के लिए, अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। और सेवर्स वो जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, ठीक है, जिनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है ताकि वो पैसा ग्रो कर सके एक अच्छे रेट पे, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से जो है ना क्रेडिट का क्या होता है, एलोकेशन होता है। देयर सिग्निफिकेंस इन द इकोनॉमी इज कंपेरेबल टू द ब्रेन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कहीं ना कहीं ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है, यानी कि ये पैसा घुमाते हैं अलग अलग स्टेज पे। तो डायरेक्टिंग कैपिटल एफिशिएंटली टू इट्स मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। और यही नहीं, जो भी प्रोडक्टिव यूजेस हैं, ठीक है, बिजनेसेस के, वो वहां पर उस पैसे को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि जो सेवर है वो एक तरह से एक प्रोडक्टिव आउटकम निकालने की, रिटर्न्स बनाने की कोशिश करता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उस पैसे को यूज करके अपने बिजनेस को और एफिशिएंटली चलाते हैं। इसके बाद रिसर्च कंसिस्टेंटली शोज दैट वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोरिलेट विद फास्टर ग्रोथ। इस बात का मतलब ये है कि भाई जो रिसर्च बताते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना वो अगर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, यानी कि ग्रोथ जो है ना काफ़ी तेजी से होती है। वाइल वीक वंस इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। और जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर ग्रोथ कम होती है या फिर वो बेकार तरीके से काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली क्राइसिस का कारण भी बन सकते हैं। डिफरिंग रिस्क टॉलरेंसेस। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो रिस्क टॉलरेंस है वो सबका क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी क्या होती है, अलग अलग होती है। हम सब जानते हैं कि भाई अलग अलग तरह के रिस्क एपेटाइट के लोग हमारे आसपास रहते हैं। कुछ को रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं होता तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा तो बैंक में ही अच्छा है, हम अपने पैसे की या तो एफडी करवा लेंगे या फिर सेविंग अकाउंट में रखेंगे। कुछ लोगों का रिस्क एपेटाइट क्या होता है, मॉडरेट होता है, तो वो बॉन्ड्स की तरफ चले जाते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ का रिस्क एपेटाइट और अच्छा होता है तो वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में ग्रो करने की कोशिश करते हैं या फिर और हायर रिटर्न्स की तरफ जाते हैं। जैसे आजकल तो क्रिप्टो मार्केट भी आ गया है। तो वही चीज यहाँ पे है, रिस्क टॉलरेंस एपेटाइट सब पर्सन क्या करता है, डिफर करता है। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी उसी के हिसाब से होती है। एक डायलॉग बोला जाता है काफी बार, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। यानी कि जितना ज्यादा एक पर्सन रिस्क लेता है ना उसे प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलता है। फॉर एग्जांपल जब हम स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं, लार्ज कैप। जब हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हैं जिन पे रिस्क क्या होता है, काफी कम होता है, क्योंकि कंपनी
ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, वेल डेवलप्ड है, जहां पर रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन प्रॉफिट भी, जो ग्रोथ है वो भी क्या होती है, कम होती है पैसों की। लेकिन जब हम बात करते हैं मिड कैप की या फिर स्मॉल कैप की, वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। जो कंपनी हो सकता है उसी टाइम पे स्टार्ट हुई हो, फेल होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, बट वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट किया जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो रिस्क एक्सपेक्टेशंस है ना, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टली डिपेंड करता है रिस्क पे। एंड मैच्योरिटी प्रेफरेंसेस बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोवर्स। इसके बाद प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, मैच्योरिटी प्रेफरेंसेस क्या है, किनके बीच में, लेंडर्स के बीच में। लेंडर कौन होता है, जो उधार पे पैसा दे रहे हैं, और बोरोवर के बीच में जो उधार पे पैसा ले रहे हैं। ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, कई बार इनके बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एड्रेस दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं बाय ऑफरिंग देयर ओन क्लेम्स, ताकि वो अपने क्लेम्स को यहाँ पे क्या कर पाए, ऑफर कर पाए टू सेवर्स एंड एक्वायरिंग क्लेम्स ऑन बोरोवर्स। इसके बाद क्लेम्स अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस, जब भी इंस्टीट्यूशंस को लेके कोई से क्लेम्स आते हैं, आर टर्म्ड इनडायरेक्ट, या तो हम उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट और सेकेंडरी सिक्योरिटीज, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटीज। वाइल क्लेम अगेंस्ट बोरोवर, लेकिन जब भी क्लेम बोरोवर्स की तरफ होगा, आर टर्म्ड डायरेक्ट और प्राइमरी। इसका मतलब अगर जो क्लेम है वो इंस्टीट्यूशंस के पास है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी बोलेंगे या फिर इनडायरेक्ट बोलेंगे। और अगर क्लेम बोरोवर के पास है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो प्राइमरी बोलेंगे या फिर डायरेक्ट सिक्योरिटीज का पार्ट बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इस टॉपिक का, कि फाइनेंशियल मार्केट का एक क्या रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब कुछ चीजें हमें और है जो समझनी है, वो क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड 3 मेन ट्रांसफॉर्मेशनल सर्विसेज। अब कुछ सर्विसेज हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। अब समझिए करके, पहला क्या होता है, लायबिलिटी एसेट एंड साइज ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व पूलिंग फंड्स, यानी कि चाहे वो लायबिलिटी हो, एसेट हो या फिर साइज ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो इन्वॉल्व होता है पूलिंग फंड्स के अंदर फ्रॉम न्यूमरस स्मॉल डिपॉजिट, यानी कि जब भी हम बहुत सारे स्मॉल डिपॉजिट्स करते हैं, यानी कि बहुत सारे स्मॉल डिपॉजिट करते हैं, एंड एलोकेटिंग देम थ्रू लार्ज लोन्स, और फिर उसे लार्ज लोन्स की तरफ एलोकेट कर देते हैं। मतलब होता क्या है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, चाहे वो इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जो इंडिविजुअल्स है वो अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसा बैंक में रखते हैं, कुछ अलग अलग एसेट्स में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो होता क्या है, जब वो पैसा छोटा छोटा अमाउंट होता है, लेकिन जब वो पैसा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आता है तो वो एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है, बहुत बड़े अमाउंट का फंड बन जाता है। तो उस फंड को यूज करके वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करती है, लोन देती है, या फिर उन लोगों को, उन बिजनेस को पैसा उधार देती है जिनको उस पैसे की नीड है। तो वही चीज यहाँ पे है कि वो न्यूमरस स्मॉल डिपॉजिट एंड एलोकेटिंग देम थ्रू लार्ज लोन्स, और फिर उसे एलोकेट करती है एक तरह से लार्ज लोन के पर्पज से। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ऑफरिंग शॉर्ट टर्म क्लेम्स। जब हम बात करते हैं मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्लेम्स, यानी कि वो क्लेम्स जो काफी कम टाइम पीरियड के लिए बनाए गए थे, शॉर्ट टर्म क्लेम्स टू सेवर्स, वो भी सेवर्स को, व्हाइल प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, और साथ साथ लॉन्ग टर्म लोन देते हैं किसको, बोरोवर्स को। यानी कि एक जो सेवर होता है उससे तो लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, कि भाई उसे ज़्यादा टाइम के लिए, अगर मान लो लिक्विड फंड हो गया एक तरह से, कि कभी अगर पैसे की नीड पड़ गई किसी भी सेवर को, तो पैसा वहां से निकाल पाएगा, वो इजीली उस पैसे को यूज कर पाएगा। लेकिन जो बोरोवर होता है ना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, क्योंकि कंपनीज को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये चीज पता होती है कि अगर किसी एक बोरोवर ने, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लोन ले रखा है, क्योंकि बोरोवर जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, लेकिन जो सेवर होते हैं वो कभी भी अपने पैसे को किसी भी काम के लिए यूज करने के पर्पज से निकाल सकते हैं। तो कंपनीज को पता होता है हमारे पास पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि और भी इस जैसे सेवर्स हमारे पास आते रहेंगे, यानी कि और भी लोग अपने पैसे को बचाते रहेंगे, तो हमारे पास फंड की कभी भी ज्यादा किल्लत नहीं आएगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो मैचिंग देयर रिस्पेक्टिव कैश फ्लो नीड्स, और इस तरीके से जो कैश फ्लो नीड्स हैं वो भी क्या रहता है, बना रहता है, यानी कि जो भी कैश की जरूरत है वही बनी रहती है।
इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन, की रिस्क को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डाइवर्सिफाइंग, कि हम अपने रिस्क को कर सकते हैं डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और रिस्क डाइवर्सिफाई पता है कब होता है, जब एक पर्सन, एक सेवर अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है ना। यानी कुछ पैसा बैंक में रखा हुआ है, कुछ पैसा एफडीज में रखा हुआ है, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में रखा हुआ है, तो कुछ पैसा रियल एस्टेट में रखा हुआ है। इस तरीके से क्या होता है, डाइवर्सिफाई होता है। और यही नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, स्टॉक मार्केट के अंदर भी हम पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। तो इसको बोलते हैं कि हमने पैसा डाइवर्सिफाई कर लिया है, तो हमने कहीं ना कहीं अपने रिस्क को एलोकेट कर लिया है। रिस्क जो है ना, अगर मान लो कुछ कंपनीज में मुझे लॉस हो भी रहा है, तो उससे ज्यादा कंपनीज में मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट उस लॉस को कवर कर लेंगी। लेकिन हाँ, अगर मैंने गलती से अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में डाल दिया, और मान लो वो शेयर प्राइस, वो जो शेयर है, फिर जो कंपनी है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है फ्यूचर में, तो मुझे एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व डाइवर्सिफाइंग रिस्क थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ताकि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकें। एंड एक्वायरिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और साथ साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ। बाय ऑफरिंग दीज सर्विसेज, अगर हम इन सर्विसेज की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैप इनटू सेविंग्स दैट माइट अदरवाइज रिमेन आइडल। तो जब हम इन सर्विस की बात करें, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैप इनटू सेविंग्स, तो हम यहाँ पे उन सेविंग्स की बात करते हैं दैट माइट अदरवाइज रिमेन आइडल, मोर ओवर, ठीक है, बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू फाइनेंस, ताकि हम फाइनेंस को ज़्यादा क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। दे अनेबल कंज्यूमर टू स्पेंड बेस्ड ऑन फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशंस, तो ये कंज्यूमर को एक चीज़ का बेनिफिट बताते हैं कि वो अपनी स्पेंडिंग कर सकते हैं फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। जनरली आपने देखा होगा, एक कंज्यूमर पता है इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, क्योंकि उसे फ्यूचर में अपनी कंजप्शन को इंक्रीज करना होता है, और फ्यूचर में कंजप्शन के लिए इनकम ज़्यादा चाहिए, यानी कि उसका पैसा, उसका जो मनी है वो मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है। और उसी मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक पर्सन जो है क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो बेस्ड ऑन फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्ट इन फिजिकल कैपिटल, और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो करते क्या है, वो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर, ताकि वो अपने बिजनेस के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ पाए और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकें। तो उस चीज़ के लिए जरूरी है उन्होंने कैपिटल की, और वो कैपिटल उन्हें कहाँ से मिलता है, फाइनेंशियल मार्केट से। इसलिए देखा होगा आजकल जो भी नई नई कंपनीज आ रही हैं वो क्या लॉन्च करती हैं, अपना आईपीओ। जिनको नहीं पता होगा आईपीओ क्या होता है, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ना, उससे पहले उसे अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है, और उसी आईपीओ के जरिए वो पहली बार लोकल लोगों से, यानी कि इंडिविजुअल से पहली बार पैसा मांगती है। क्योंकि जब कंपनीज के पास सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो उनके पास एक ये ऑप्शन बचता है कि वो अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर सकती हैं, ताकि जनरल पब्लिक भी उनकी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो कर पाएं। और साथ साथ उन कंपनीज को बेनिफिट ये होता है, उनको पैसा मिलता है, वो फर्दर ग्रोथ के लिए उस पैसे को, अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए उस पैसे को यूज कर सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई जो सेवर्स हैं वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें, और जो इन्वेस्टर्स हैं, फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पैसा मिलता रहे, ताकि एक कंट्री की इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो ये कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग जब बनेगी, जब एक कंट्री के अंदर बिजनेस स्ट्रॉन्ग होंगे। आज हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए इतना पावरफुल क्यों है, उसका एक रीज़न है, इतना सक्सेसफुल क्यों है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं गूगल की, फेसबुक की, इंस्टा की, सब तो उन्हीं का है, ठीक है, यूट्यूब की, तो जिस पे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, तो सब कुछ उन्हीं का है। तो इससे होता क्या है, तो उनका जो बिजनेस है ना, उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये नहीं मल्टीपल जगह उसे यूज़ किया जाता है। जैसे हम इंडिया में बैठ के उसे यूज़ कर रहे हैं, और भी अदर कंट्रीज़ हैं, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज़ में हम उनके प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, उनके बिजनेस को यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमी लगातार ग्रो करती जा रही है। सेम ऐसे ही अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना होता है, तो जरूरी क्या है कि वहाँ पे जो भी बिजनेसेस हैं वो सक्सेसफुली रन करें अपने आप को, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएं और लगातार ग्रो करें, इन्वेस्टमेंट उठाएं लोगों से, ठीक है। इस तरीके से कंट्री जो है क्या कर सकती है, या फिर कंट्री या फिर इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो ये हो गई हमारे पास यहाँ पे सारी बातें खत्म। पहले हमने यहाँ पे ये देखा
कि फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होता है। दूसरा, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि क्यों फाइनेंशियल मार्केट इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो इनके कुछ फंक्शंस मैं आप लोगों को पिछली वाली वीडियो पढ़ा चुका हूं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और हमेशा कोई भी चैप्टर जो है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा करो, ठीक है। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो, पर जाके वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना, ठीक है। वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अभी फाइनेंशियल मार्केट में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। वो सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। आप जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जिसको जो उतारना है वो उतार ले।